वेलकम टू माय चैनल दिस टर्मलैंड। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस करें क्लास 9th की केमिस्ट्री। तो चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कल हमने रदरफोर्ड्स, आज हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक। तो सबसे पहले हमने कल जो रदरफोर्ड ने बोला था वो सारे पॉइंट्स हमने नोट किए थे। ठीक है। हमने समझा था कि रदरफोर्ड ने सॉरी क्या क्या बोला था। यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट करके हैं जो हमने कल पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स में। साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक। तो आज हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक क्या रहेगा आज का? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है। तो चलते हैं। The revolution of electron in a circular orbit is not expected to be stable। ठीक है। ये जो रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड न्यूक्लियस, इसको स्टेबल नहीं माना गया। इसको स्टेबल नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला? ये आपके लिए मैं लिखता हूँ, थोड़ा सॉरी इसके लिए। ठीक है। मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने बोला था अगर कोई चार्जड पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई चार्जड पार्टिकल रिवॉल्व करता है और एक्सेलरेशन उसकी बढ़ रही है, ठीक है, या वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा और फाइनली अपनी सारी एनर्जी लूज करेगा। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन यहाँ पे जो पॉइंट है, ड्यूरिंग चार्जड पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट था जिसको रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। ठीक। सो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म एज वी नो। ठीक। तो अगर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो जाके न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। जब वो न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा तो मैटर कोलैप्स हो जाएगा और वहां पे जो भी चीज होगी सब की सब खत्म हो जाएगी। ठीक। तो ये था पॉइंट जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद क्या हुआ? रदरफोर्ड एक्सप्लेन तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या हो गया उसके बाद आगे? एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है बोहर, नील बोहर आए। ठीक है। नील्स बोहर आए और नील्स बोहर ने भी अपना एक मॉडल दिया एटम का। उन्होंने भी अपनी एक कोशिश की, अपनी रिसर्च पे उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया। इन ऑर्डर टू कम ओवरकम द ऑब्जर्वेशन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। नील बोहर, ठीक है, नील बोहर ने क्या किया? नील बोहर ने पुट किया फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है। इसने अपने एक टाइप के नए पोस्टलेट्स बताए एटम के बारे में कि एटम ऐसा है, एटम एटम में ये होता है, एटम ऐसा होता है, जिससे कि रदरफोर्ड्स के जो ड्रॉबैक्स थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या किया? पहले सबसे उन्होंने, और पहला पॉइंट जो उन्होंने बोला था वो था ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, सॉरी, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने, जो रदरफोर्ड ने बोला था कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया? इन्होंने यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जिसको उन्होंने बोला स्पेशल ऑर्बिट्स। क्या बोला? स्पेशल ऑर्बिट्स। मतलब स्पेशल, वो उनमें पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन जब रेडिएट करते हैं, वो सॉरी, जब रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने देते हैं पर उनकी एनर्जी को रेडिएट करने नहीं देते। वो स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो पहला पॉइंट ये था जिससे रदरफोर्ड की
रदरफोर्ड के मॉडल में जो प्रॉब्लम आई थी वो वाली खत्म हो गई। क्यों? उन्होंने स्पेशल ऑर्बिट्स का वर्ड यूज किया, उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का वर्ड यूज किया। व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो ये उन्होंने यहाँ पे पोस्टुलेट यूज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक ड्रॉबैक था वो खत्म हो गया। ठीक है ना? तो ये था नील बोर का, जिसकी वजह से जो पहला पॉइंट ने स्टार्ट किया, रदरफोर्ड का जो था मसला उसको सॉल्व किया। तो ये नील बोहर का है, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, वो थ्योरी एटसेट्रा बाकी ये तो आप खुद देख लोगे। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है, जो आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्या? चलो देखते हैं। दीज ऑर्बिट्स, इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये जो फिक्स्ड स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, स्पेशल पाथ्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स या शेल्स या एनर्जी लेवल्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम आर शोन इन दिस फिगर। देखो क्या होता है, ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट जो है, ये न्यूक्लियस है। क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। और ये जो है यहाँ पे, ये वाला जो है, ये है आपका शेल नंबर 1। क्या है? शेल नंबर 1, या इसको हम बोलते हैं के शेल। क्या बोलते हैं? के शेल। शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं, लेटर जो यूज करते हैं, वो है एन। क्या है? एन। एन हम यूज करते हैं। एन की मायने आपको समझने है कि एन, स्मॉल एन, मतलब ये शल का जिक्र है। ठीक है, प्रिंसिपल शल का जिक्र है, मतलब शल, शल जो है, क्योंकि आप आगे जाके ये देखोगे कि ये शल्स फिर डिवाइड होते हैं, इन शल्स में सब शल्स होते हैं। ठीक, जिनको हम डिफरेंट लेटर से इंडिकेट करते हैं, डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेन शल जो होता है उसको किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? एन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो शल्स को हम ऐसे नाम देते हैं 1 2 3 4 और एल के एल एम एन। ठीक है, यहाँ पे पहले शेल को हम बोलते हैं के शेल और फर्स्ट शेल 1 देते हैं नाम, दूसरे को बोलते हैं एल शेल और सेकंड शेल, थर्ड को बोलते हैं एम शेल और बोलते हैं थर्ड। ठीक है, इसी तरह फोर्थ को बोलते हैं एन शेल और बोलेंगे फोर्थ शेल। ठीक है, उनने उसने क्या बोला, किसने? नील बोहर ने क्या बोला? उसने बोला ये जो शेल्स है, ठीक है, ये जो यहाँ पे शेल है, ये वाला फर्स्ट शेल है। ठीक है, फर्स्ट शेल एक स्पेशल एनर्जी ऑर्बिट है, सेकंड शेल स्पेशल एनर्जी ऑर्बिट है, थर्ड शेल स्पेशल एनर्जी ऑर्बिट है, फोर्थ शेल एनर्जी स्पेशल एनर्जी ऑर्बिट है। इन्हीं ऑर्बिट्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इनके बीच में नहीं मूव कर सकता। ठीक है, ये था नील बोहर का कंसेप्ट। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने ब्रॉडली डिफाइन किए, चार शब्द बोले, के एल एम एन, इसके बाद और भी है। ठीक है, के एल एम एन ओ, आप जाके आगे जितनी भी आपको जा सकते हो आप आगे जा सकते हो, ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी मैं आपको स्कीम बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस में कितने जाते हैं, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने शल होते हैं एक एटम के। ठीक है ना? तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं। ठीक, द इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स के एल एम एन ओ पी, जो भी आपको बोलना है, और नंबर्स लाइक 1 2 3 4। ठीक है ना? सिंपल है। हाँ, सिंपल चीज है, इसमें तो कोई हमें समझने की ज्यादा तो उसमें कुछ हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल वर्ड्स में लिखा है तो सिंपल वर्ड्स में ही समझना है। तो ये जो था ना, ये था आपका अभी तक का जो नील बोहर में आपने पढ़ा, अभी इतना आपको पढ़ना है। अब हम और इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेकिन एक और सब पार्टिकल को डिस्कवर किया गया, जिसका नाम न्यूट्रॉन है। ठीक है, नील बोहर के मॉडल के बारे में हम अभी और पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी टेक्स्ट में यही है, आपको यही पढ़ना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट में और कोई मॉडल नहीं है, यही लास्ट मॉडल है जिसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया और बहुत टाइम तक ये भी चलता रहा। ठीक, तो अभी के लिए यही पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक है कि न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब आपको पता है कि प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? शेल्स में होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब एक और पार्टिकल डिस्कवर किया गया था 1932 में, आ गए थे जे कैडविक। ठीक है, कैडविक ने क्या देखा? उन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल देखा जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है एंड जिसका मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन है। तो देख, पार्टिकल देखा, एटम से उनने रेडिएट किया, एटम पे रेडिएशन डाली, एटम पे पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, तो वहां पे उनको एक पार्टिकल निकला। ठीक, उनने देखा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज में, क्या देखा कि पार्टिकल पे चार्ज नहीं है। ठीक है, और उसका मास जो है वो नियरली इक्वल टू प्रोटॉन है। ठीक है, इट वाज इवेंचुअली नेम्ड न्यूट्रॉन।
क्योंकि इस पे चार्ज नहीं था तो इसको हमने न्यूट्रॉन बोला था। एज आप न्यूट्रल वर्ड से याद रख सकते हो। ठीक है। न्यूट्रॉन अब कहां प्रेजेंट होता है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे आंसर जी, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बगैर जो भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे उनके एटम्स में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप है। ठीक है। तो एक आइसोटोप को छोड़ के दो में न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो हम यूजुअली देखते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में है, मेजोरिटी में 98% जो है उसमें न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है ऑलमोस्ट, और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है किसकी, न्यूट्रॉन की। ठीक है, आया समझ, आगे चले। यस, द मास ऑफ एन एटम, द मास इन जनरल द न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एन, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप पढ़ेंगे। द मास ऑफ द एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द masses ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब आपको मास पूछा जाएगा एटम का, हमने ये पहले ही डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो टोटल मास एटम का कहां से आएगा, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं अभी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली खुद कर लोगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने कोई चीज मिस की है तो जाके फिर से उसको पढ़े और फिर वापस आ जाए। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये आपको खुद आने चाहिए। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इन डिफरेंट शेल्स। ठीक है। हमने तो पढ़ा कि नील्स बोहर ने आके हमें एक एटम का एक मॉडल दिया, उसने बोला एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिक्स्ड शेल में रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस बीच में होता है, ये तो हमें पता चला। अब इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने हैं ये हमें कैसे पता है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पहले ही शेल में रख, मुझे उसी में रख देने। कोई बोलेगा नहीं मुझे पहले में आधे रखने हैं, सेकंड शेल में आधे रखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई स्कीम होनी चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या आया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। ठीक है, बोहर एंड बरी ने ये अब हमें बताया था कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, किसमें उनने एक स्कीम हमारे लिए प्रोवाइड की। कुछ रूल्स हमें दिए गए हैं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, जिससे हमें ये पता चलता है, जिससे हमें ये बताया गया है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं। पहला रूल जो है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय, कितने, इज गिवन बाय, यहाँ पे हम इसको जूम करते हैं पहले। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आपको एक फॉर्मूला से दिया जाता है जिसका मतलब है 2n²। 2n² मतलब क्या है, n क्या है, n है आपको, n जो यहाँ पे है n की टर्म, इसका मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, कितना वह शेल है, शेल का नंबर क्या है। ठीक है, सपोज आपके पास पहला शेल है, के शेल है, कौन है, के शेल है, के शेल का नंबर क्या आएगा, 1 1² ठीक है, 2n² है ना, 2 × 1² आपका आ जाएगा 2, मतलब पहले वाले के शेल में आप सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। ठीक है, आया समझ। इसी तरह एल शेल सेकंड शेल है, सेकंड शेल मतलब 2 × 2², तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। ठीक है। हाँ, इसी तरह थर्ड शेल एम शेल, उसमें भी 2 × 3² तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। एन शेल फोर्थ शेल है, 2 × 4² मतलब आप उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, एंड सो ऑन। और भी शेल होंगे, तो इसी वे से आपको कैलकुलेट करना है, 2 × द नंबर ऑफ शेल उसका होल स्क्वायर, तो कैलकुलेट करके आपको आ जाएंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर सेकंड, वो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, क्या लिखा है, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell or outermost orbit is 8। अब आप यहाँ पे पूछोगे सर यहाँ पे तो ये मसला है कि जो एन शेल है या एम शेल है उसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन अगर ये आउटर शेल है, क्या,
अगर m शेल आउटर शेल है किसी एटम का, सपोज किसी एटम में है 12 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बोलो उस इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप बोलोगे हम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है, के शेल में क्या करेंगे, के शेल में हम डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद एल शेल में हम डालेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, उनको क्या करोगे, एम शेल में डालोगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा शेल लास्ट वाला शेल हो गया, एम शेल, ठीक है। तो अगर एम शेल लास्ट वाला शेल है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, ये सेकंड रूल है। उसमें अगर वो सपोज, अब अगर आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स है। एक सेकेंड इसको मैं रेड करता हूं, ओके। अगर आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, 20 में से आप क्या करोगे, 20 में से आप पहले शेल में क्या करोगे, पहले शेल में आप डालोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या डालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ठीक, पहले शेल में हम डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में हमने डाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाले पहले शेल में, 20 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में डाले, दूसरे शेल में हमने कितने डाले, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने डाले आउट ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने थर्ड शेल में डाले, थर्ड शेल में डाले 18, ठीक है। तो थर्ड शेल में 18 नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि ये लास्ट शेल है, और अगर आप थर्ड शेल में 18 डालोगे तो आपके 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। तो हम मानते हैं हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं आपको कुछ समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स हमने माना हमारे पास है, कितने हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो हमने पहले में डाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दूसरे में डाले 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने डाले थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए, हमारे पास आ गए 20 इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कितने 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने डाले, अब लास्ट शेल कौन आ गया, एन शेल आ गया लास्ट शेल। अब इस शेल में जाएंगे कौन से इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 22 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं, वो चले जाएंगे एन शेल में, एन शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स बस, ठीक है, ठीक है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं। आउटर मोस्ट शेल में आप हार्डली 8 ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हो, आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में भरने हैं। अगर लास्ट वाला शेल आपके पास है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक, और आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, तो उसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते, आपको उसमें लास्ट वाले शेल में पहले 8 भरने पड़ेंगे, जो बचेंगे वो उसमें डालने पड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको कंसिडर करके आप ये समझ सकते हो। पॉइंट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. That is, the shells are filled in a stepwise manner. और shells को हम stepwise manner ही fill करते हैं, पहले पहला वाला shell, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर, पहले के एल एम एन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसी वे से कंटिन्यूअसली पहला शेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यही हम जाके इसी तरीके से हम शेल्स को फिल करते हैं, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन मैथमेटिकली, सॉरी schematically इन द फिगर 4.4। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें देखना है। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है देखो। ये मैं थोड़ा स्क्रीन पर रखता हूँ, देखो अब जो मैं हमें देखना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आ जाते हैं हीलियम पे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एक ही पहले ही शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, पहले शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इन पहले शेल में रख दिए गए हैं, ठीक है। आते हैं लिथियम पे, लिथियम में होता है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 में से 2 पहले शेल में, ठीक है, ये एक 2 पहले शेल में, और दूसरे शेल में सिर्फ एक जाएगा,
ठीक है। बेरिलियम में 4 होते हैं, पहले शेल में 2 ही जाएंगे और दूसरे शेल में 2। इसी तरह बोरान में 5, पहले में 2 तीसरे में 3। इसी तरह कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पे आते हैं। ठीक है, फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 8 एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 में क्या होगा, पहले 2 जाएंगे इसमें, इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी जो भी बचेंगे वो जाएंगे इसमें। कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें चले गए कितने, लास्ट वाले शेल में कितने चले गए, 7। इसमें कितने पहुंचते हैं टोटल, इसकी क्या कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है 8, अभी इसमें चले गए हैं 7। ठीक है। अब जैसे ही हम नियोन पे आते हैं, नियोन में है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, पहले शेल में कितने चले जाएंगे, 2 1 और 2 चले गए पहले में। अब कितने बचे, 8, तो 8 जाएंगे दूसरे शेल में, क्योंकि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, 8 पहुंचते हैं। ठीक है, 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, आया समझ। तो ये थी जनरल स्कीम, जिससे इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब सोडियम में जो है, अब जो सोडियम है, सोडियम में है 11 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले 2 जाएंगे पहले वाले शेल में, पहले 2 चले गए। नेक्स्ट में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इस यो वाला शेल है इसमें गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे कितने वाले इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो जाएगा तीसरे शेल में। ठीक है, इसी तरह इसमें 2 जाएंगे लास्ट वाले शेल में, इसमें 3 4 5 4 5 6, इसमें जाएंगे 7, इसमें जाएंगे 8। ऐसा समझ क्या होता है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन में 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्गन में, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 में से इसमें चले गए 2, ठीक है, इसमें चले गए 8, इसमें चले गए 8। तीसरे शेल में 18 तक जा सकते हैं, लेकिन कितने चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये स्टेबल आ गया, ये स्टेबल आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थे, ये जनरल स्कीम थे जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और दिया गया है, वो हमें देखना है। ठीक, पहले हम इसको, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, देखो, हमें ये तो पता चला कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये तो हमें पता चला। ठीक, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द, ये इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम आर नोन एज द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी, valence electron, sorry, the electrons present in the outermost shell of the atom are known as valence electrons। ठीक है, क्या होता है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो शेल है, कौन सा वाला शेल, ये जो आउटर शेल है, इसका सेकंड शेल, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो शेल है, ये जो शेल है यहाँ पे, ये जो शेल है, ये है आउटर मोस्ट शेल। क्या है, आउटर मोस्ट शेल। ये जो है, ये इनर शेल है, ये वाला शेल इनर शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम देखें कि बोहर की स्कीम के अकाउंट हमें अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं, बोलिए। जो लास्ट वाला शेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। मैंने हमारा पॉइंट नंबर डिस्कस, तो यही पॉइंट नंबर 2 तो हमने यही डिस्कस किया था कि जो लास्ट वाला शेल होता है उसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही उसमें पहुंच जाते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया था कि जिस भी एटम में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले शेल में होते हैं, जिसमें कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसको, उसकी एक्टिविटी कम होती है, वो केमिकली थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, इन द आउटर मोस्ट शेल शोज लिटिल केमिकल एक्टिविटी, वो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब वो स्टेबल होते हैं। जिनके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया और बोहर ने भी उसको पोस्टुलेट किया था। ठीक है, कि जिसके भी लास्ट वाले शेल में, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे जो भी इसके लास्ट वाले शेल में, जिसके भी लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी केमिकल एक्टिविटी बहुत ही कम होगी और वो ज्यादा स्टेबल होगा। देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी
और द वैलेंसी इज जीरो। उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसको हम वैलेंसी भी बोलते हैं वो जीरो है। मैं समझाता हूं क्या वैलेंसी कैपेसिटी होती है। वैलेंसी क्या है? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कौन से इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले शेल में होते हैं। अब वैलेंसी क्या होता है? फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी ये होता है कि उस एटम को स्टेबल होने के लिए कितने एटम उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। मैं दिखाता हूं वैलेंसी। इस वाले पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमें ये देख सकते हैं। ये जो है ना, ये क्या है? ये सोडियम का एटम है। ठीक है, सोडियम के एटम में मुझे बोलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले शेल में 2 है, दूसरे में कितने हैं? 8 है, तीसरे में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूंगा कि अगर मैं इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसको है, जो तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूं, ठीक है, मैंने इसको रिमूव किया तो क्या होगा? तो यहाँ पे बचेंगे सिर्फ 2 शेल। एक तो ये वाला शेल जिसमें एक तो ये वाला शेल जिसमें सिर्फ कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला शेल जो है, और दूसरा ये वाला शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इतना ही बचेगा ना। तो इसको क्या होगा? इसको पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अब, और दूसरे दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये स्टेबल हो गया। ये जो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया खुद को स्टेबल करने के लिए, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। मतलब सोडियम की वैलेंसी 1 है। ठीक है, आया समझ? चलो नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको। पहले मैं इरेज करता हूं इसको। यहाँ पे ये जो है इसको इरेज करते हैं। इसको मैं कुछ और दिखाना हूं इसमें। देखो, ये जो है ये फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या है? पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2। ठीक है, दूसरे शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या हो जाए? एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाए तो क्या होगा? इसके दूसरे शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है? फ्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। क्या है? 1 वैलेंसी है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 है। तो आपसे ही अगर पूछा जाएगा, मुझे बोलो अगर फ्लोरीन को स्टेबल होना है, उसके लिए 2 ऑप्शन है। या तो ये सारे 7 इलेक्ट्रॉन्स को फेंक दे, रिमूव कर दे, बाहर फेंके, ठीक है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी से ले ले। तो बेटर ऑप्शन क्या है? किसी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेना और अपनी वैलेंसी को 8 बनाना, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 बना देना, तो उसकी वजह से स्टेबल हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या लिखा है। ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स द, इसको नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसको जूम करते हैं। ठीक है, ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स द हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हीलियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स और द अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बाकी जो भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे उनके एटम्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, कौन से? जो हीलियम वाली लाइन है, जो हीलियम के नीचे इलेक्ट्रॉन्स, जो हीलियम के नीचे एटम्स आते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा क्या है, देखो। वो थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है, ये सिंबल है इस हाइड्रोजन का। ये है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। शेल के शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस क्या है? 1 है। ठीक है, ये आप यहाँ पे इससे आप देख सकते हो। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। के शेल में 2 है, बैलेंसी 0 है। क्यों? क्योंकि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, तो यहाँ पे 2 पहले ही है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, लिथियम सबका दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे जो भी इस लाइन में आते हैं जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, सपोज एक तो आपका है हीलियम, ठीक है, हीलियम है। इसी तरह आपका आ जाएगा यहाँ पे नियॉन, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन, ये जो 3 है, अभी 3 है, और भी उसके बहुत सारे हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो वो सब के सब नोबल गैसेस है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। ठीक है, ये टेबल आपके लिए बेहतरीन है। इसको आप एक बार पढ़ोगे तो आपको
ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे वैलेंसी क्या होती है, किस तरीके से इनको हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक, तो देखते हैं अभी कितना टाइम हो गया है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में हम फिर से ये डिस्कस करेंगे कि जो स्कीम है इलेक्ट्रॉन्स की, किस वे से हम इसको फिल करते हैं। ठीक है ना? तो यही से कल हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी अभी वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।